आप देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 में आज की कहानी ममता जी की है। तो चलिए बढ़ते हैं ममता जी की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। आज फिर हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। यह घटना ममता जी के साथ घटित एक भयानक घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद ममता जी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और उनकी ज़िंदगी एक घटना के कारण चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। वह कहती है कि यह घाव इनकी ज़िंदगी में जो लगा है यह अब शायद कभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसके कारण ममता जी की आज ज़िंदगी पूरा तरह से बदल गई है। बाकी आगे की कहानी अब उन्हीं के शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ममता सिंह राठौर है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। 17 मई 2008 मेरी दूसरी शादी होने वाली थी। इस दिन, जी हाँ, दूसरी शादी, क्योंकि मेरी पहली भी शादी हो चुकी थी। 2004 6 मार्च को मेरी शादी राजेश सिंह राठौर से हुई थी। मैं और राजेश अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश थे। सब लोग भी यही कहते थे, इनकी जोड़ी तो ऐसी लगती है जैसा भगवान ने खुद ऊपर से ही बनाकर भेजी हो। और हम दोनों आपस में भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई थी, क्योंकि हमारी हंसती मुस्कुराती जोड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। शादी के लगभग 1 साल बाद की बात है कि मुझे लेने मेरे भैया आए हुए थे और मैं उनके साथ अपने घर यानी मायके चली गई थी। मेरे घर जाने से पहले ससुराल में सब ठीक था। मैं अपनी सासू माँ, जेठानी, देवर, ससुर सबसे मिलकर खुशी खुशी अपने घर चली गई थी। और फिर मुझे मायके गए हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मेरे पति यानी राजेश मुझे लेने अभी तक नहीं आए थे। ऐसा 1 साल में अब तक कभी हुआ तो नहीं था कि मैं 2 महीने के लिए उनसे दूर थी। उन्होंने मेरी खबर लेने के लिए मुझे कोई संपर्क नहीं करा था। वह अक्सर हमेशा 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही मुझे लेने आ जाया करते थे, पर इस बार 2 महीने हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने भैया से कहकर गांव में फ़ोन करवाया किसी के पास, क्योंकि पहले गांव में हर किसी के पास तो फ़ोन हुआ नहीं करता था। फिर मेरे भैया ने मेरे ससुराल के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि राजेश तो उसी रात को तुम्हारे घर चला गया था जिस दिन तुम लोग ममता को ले गए थे। उन लोगों की बात सुनकर मेरे भैया ने बड़ी हैरानी के साथ कहा, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? अगर यहाँ आते तो हमें पता नहीं चलता क्या? 2 महीने से तो हमें कुछ पता नहीं उनके बारे में, और आप कह रहे हो कि उसी रात में ही वह हमारे घर आ गए थे। लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे भैया की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह लोग बस एक ही बात कर रहे थे, राजेश तो यहाँ से निकल गया था तुम्हारे घर। उसके बाद जब मेरे भैया ने घर आकर मुझको बताया कि ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मुझे एक अजीब सा डर और चिंता सताने लगी। एक पल में मानो मेरी ज़िंदगी ही तबाह हो गई हो। मेरे भैया और पापा, हम तीनों तुरंत मेरे ससुराल गए, पर वहाँ गांव और घर के सभी लोग यही बता रहे थे कि राजेश उसी शाम को अपने ससुराल
यानी मेरे मायके चले गए थे। हम सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजेश गए तो गए कहाँ। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने के बाद अपने मायके वापस आ गए अपने भैया और पापा के साथ। लेकिन पुलिस वालों को राजेश की कोई भी खबर नहीं मिली और लगभग 2 साल बीत गए थे। फिर भी पुलिस वालों को राजेश के बारे में कुछ नहीं पता चला और उन्होंने आखिरकार राजेश की फाइल बंद कर दी। मेरे घर वालों ने भी मुझे ससुराल नहीं जाने दिया और अब उस घटना को लगभग 3 साल से ज़्यादा बीत गया है। और अब मेरी दूसरी शादी मेरे घर वाले करवा रहे थे। मेरी दूसरी शादी से राजेश के घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से बीत गया था और 17 मई 2008 को मेरी शादी संदीप सिंह से हो गई थी। शादी की पहली रात में ही मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने यह बात उस समय संदीप को नहीं बताई थी। रात के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं अपने कमरे में अकेली थी। आज यहाँ ससुराल में मेरी पहली रात थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर पीछे से हाथ रखा और मेरे कंधे को सहलाने लगा। मैंने एक झटके में पीछे देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। बकायदा कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा भी बंद था और मुझे उस हाथ का साफ साफ महसूस हुआ था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब से मैं दिन से ही यहाँ आई हूँ तो तब से ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। पर थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलते हुए संदीप अंदर आ गया। उसके आते ही मैंने उसको सारी बात बताई जो आज दिन भर से मेरे साथ हो रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप ने मुझे समझाते हुए कहा, ममता, आज तुम अपना घर सब छोड़कर यहाँ अनजान जगह पर आई हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब है ना यहाँ। वह रात को मेरी किसी तरह बीती, लेकिन जितने दिन भी मैं यहाँ अपने ससुराल में थी, हर रोज़ मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी गले में ऐसा निशान पड़ गया था जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी जान लेना चाह रहा हो, क्योंकि जब मैं सोती तब मुझे बड़े ही भयानक भयानक से सपने आते और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटता हुआ जंगल की तरफ से नदी में फेंक रहा हो। और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरा गला पूरी ताकत से दबा रखा हो। हर रात मेरी चीखने चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ पूरी घर में गूंजने लगी थी। अब मेरे यहाँ ससुराल के लोग भी तंग आ चुके थे और सभी लोग कह रहे थे पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया और यह मुसीबत हम अपने घर लेकर आ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर मेरा कोई काबू नहीं है और मैं जो बोलना भी नहीं चाहती वही मेरे मुंह से निकलता था। और एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर वालों को बताया। उसके बाद मेरे पापा और भैया सब लोग फौरन मेरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं किसी को नहीं पहचानती और मैं ना चाहते हुए भी अनाप शनाप बोल रही थी। मैं यही बोल रही थी, सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, बदला लेकर रहूंगा मैं।